नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग बातचीत करेंगे एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इशू के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, ये इंटरनेशनल इशू दरअसल भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और बलूचिस्तान एक महत्वपूर्ण प्रांत है पाकिस्तान में, तो उसी से संबंधित यह मुद्दा है। यह मुद्दा क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। बलूचिस्तान में बहुत समय से लगातार जो है वहाँ पर अलगाववादी गतिविधियाँ चल रही हैं और पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में, उसके बाद से ही तनावपूर्ण माहौल देखा गया है। भारत ने भी यदाकदा बलूचिस्तान के संदर्भ में कुछ न कुछ टिप्पणियां की हैं। तो इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे कि बलूचिस्तान विद्रोह का जो आधार है, बेस है, वो क्या है, और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का कनेक्शन इस बलूचिस्तान अलगाववादी गतिविधियों से किस तरीके से जुड़ता है या जुड़ता हुआ दिखता है, और पाकिस्तान का इस पूरे मामले में क्या कुछ लेना देना है। और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बलूचिस्तान को लेकर करके जो एक तनावपूर्ण माहौल दिखता है पाकिस्तान के संदर्भ में, तो उस हिसाब से बलूचिस्तान का जो रणनीतिक महत्व है वो किस रूप में सामने आता है। तो आइए इस चर्चा पर हम बातचीत करते हैं। मुद्दे की बात में इस चर्चा को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे के क्या क्या डायमेंशंस, क्या क्या आयाम निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले तो बलूचिस्तान का जो मैप है वो आप एक नज़र देख लीजिए। ये है बलूचिस्तान का जो मैप है, वो पाकिस्तान के ही अंतर्गत आता है। पाकिस्तान के टोटल 4 प्रांत हैं, है ना। पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं? तो 4 प्रांत हैं। उन 4 प्रांतों में एक बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान जो है ना, वर्तमान में जो बलूचिस्तान है वो सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो बाकी 3 प्रांत हैं वो कौन कौन से हैं? एक है पंजाब प्रांत, वो पाकिस्तान का पंजाब है, भारत का पंजाब नहीं। दूसरा है सिंध प्रांत। तीसरा है खैबर पख्तूनवा। और जो चौथा है वो है बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 प्रांत हैं पाकिस्तान में, और उनमें से जो एक सबसे बड़ा प्रांत है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के संदर्भ में मैं आपको एक चीज और यहीं पर क्लियर कर दूं कि जो बलूचिस्तान है ना, बहुत पहले जो है छोटे छोटे कबीले यहाँ पर रहते थे, और उनमें से 4 महत्वपूर्ण कबीले जो थे उनको मिला करके ये जो बलूचिस्तान है ये अपना एक अस्तित्व सामने लाता है। यहाँ पर जो 4 महत्वपूर्ण कबीले हैं उनमें से एक है मकरान, दूसरा है खारान, तीसरा है कलात, और चौथा है लासबेला, है ना। यहाँ पर आप मैप में भी देख रहे होंगे, एक है मकरान, दूसरा है खरान, तीसरा है कलात, और चौथा है लासबेला। इनमें से जो कलात है ना, कलात के जो खान थे वे इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो कलात के खान थे वे चाहते थे कि हम भारत में ही शामिल हो जाए। कब? तो 1947 में, 1947 में ही, जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिल रही थी, भारत और पाकिस्तान को एक तरीके से विभाजन का जो दंश है झेलना पड़ रहा था। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में जो बलूचिस्तान में ये जो कबीले थे, ये चारों कबीले में से जो एक था कलात के खान, उनकी इच्छा के संदर्भ में एक बात कही जाती है, वो यही है कि वे चाहते थे कि वे पाकिस्तान के बजाय भारत में मिल जाए। इस पूरी कहानी पर हम आगे बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप इस लोकेशन को समझ लीजिए। यहीं पर एक और लोकेशन समझ लीजिए। ये जो इलाका है जो मैं यहाँ पर सर्किल कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो इलाका है ये है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है पाकिस्तान के संदर्भ में, और भारत के दृष्टिकोण से भी इस बंदरगाह की अपनी अहमियत है। किस रूप में अहमियत है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बंटवारे के समय से ही तनाव की स्थिति देखी गई है ना। चूंकि आपको ध्यान होना चाहिए, आपको मैं बता भी दूं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पहले जो भारत था, भारत से ही तो पाकिस्तान अलग हुआ, है कि नहीं। अब भारत में जितनी भी देशी रियासतें थीं, 500 से भी अधिक देशी रियासतें थीं, 567, 566 कुछ ऐसे ही नंबर मिलते हैं।
तो ये जो देसी रियासतें थी, इनसे ये कहा गया कि आप चाहे तो भारत में मिल जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं, चाहे तो स्वतंत्र हो जाएं, है ना, आप इन दोनों से अलग भी, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये बात कही गई थी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, और उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे भारत के, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके नेतृत्व में जो विभाजन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तो उस समय यही पक्ष रखा गया था। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई थी उस समय, और देशी रियासतों के एकीकरण में बहुत जोर शोर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और भारत को एक अच्छे देश के रूप में, एक सुसंगठित देश के रूप में तैयार करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। इस बीच जहां तक बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो हमने आपको बताया कि कलात और लास बेला और मकरान, ये सभी जो थे बलूचिस्तान में, ये सभी विद्रोह की स्थिति में थे। ये नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाए या फिर हम भारत के साथ में मिल जाए। भारत के साथ मिलने का तो कुछ खास वहाँ पर सवाल नहीं ही हो रहा था, वे पाकिस्तान में मिलने की संभावना जताई जा रही थी, ठीक है ना। पाकिस्तान का एक जो तर्क था उस समय कि जो भी मुस्लिम हैं वे सभी पाकिस्तान में मिल जाए, तो उस समय एक पाकिस्तान के तर्क के अगेंस्ट में एक तर्क इधर से ये दिया जा रहा था, तब तो अफगानिस्तान में भी मुसलमान हैं, तब तो ईरान में भी मुसलमान हैं, तो उनको भी मिल जाना चाहिए पाकिस्तान में। ऐसे तर्क दिए जा रहे थे इन विद्रोही गुटों के द्वारा, है ना, जो कि बलूचिस्तान में थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करनी है कि आखिर किस तरीके से यह जो विद्रोह है, यह विद्रोह आगे पनपता चला जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ब्रिटिश शासन की जब स्थापना हुई थी पूरे भारत में, तब ये जो विद्रोही थे, जो बाद में जाकर करके बहुत विकराल रूप धारण करने लगे, अलगाववादी तत्व के तौर पर दिखने लगे पाकिस्तान में, इनमें से जो कलात थे, जो बलूचिस्तान के अंतर्गत आते हैं, है ना, मैंने अभी आपको इमेज के अंतर्गत दिखाया ना, एक बार फिर से देख लो। ये जो कलात है ना, ये कलात चाहते थे कि भारत के साथ मिल जाए, जो मैंने आपको बताया भी कि एक र्यूमर है, एक बातचीत की जाती है इस संदर्भ में। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि कलात जो थे, इन्होंने 1876 में ही ब्रिटिश शासन के साथ में एक हस्ताक्षर किया था, एक संधि की थी, जिसमें उनका ये कहना था कि हम अलग रहना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, वो तो ये कबीले के रूप में थे, और ये कबीले के रूप में ही चाहते थे कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, ब्रिटिश शासन हम पर आधिपत्य न जमाने पावे, है ना। बाद में जब स्थितियां बदलती चली गई, तो फिर इन्होंने अलग से अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की, और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ में मिलना नहीं चाहते हैं, ये इन्होंने इच्छा जताई थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 17 मार्च 1948 को जो बाकी जो 3 थे बलूचिस्तान के अंतर्गत, वे कौन कौन से थे? वो थे मकरान, खरान और लास बेला, है ना। मैंने पहले इमेज में आपको दिखाया है। तो ये जो 3 थे, ये तीनों को पाकिस्तान ने अपने में विलय कर लिया। क्लियर। जो कलात के खान थे, उनके संदर्भ में मामला फंस रहा था, क्योंकि वो तो पहले से ही नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिले, और साथ ही मैंने अभी आपको बताया कि 1876 में ही उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ में संधि की थी कि हम स्वतंत्र रहना चाहेंगे, है कि नहीं। और ऐसी अफवाह इस बीच आने लगी थी कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब स्थिति ये थी कि कलात के खान के पास में और कोई विकल्प नहीं बच रहा था। तो फिर 10 दिन बाद 27 मार्च 1948 को जो कलात के खान थे, ये भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और पाकिस्तान में मिलना स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरीके से ये जो चारों थे, मकरान, खरान, लास बेला और करात, है ना, करात के खान, ठीक है। तो ये सभी मिलकर करके किसका निर्माण करते हैं? कौन से प्रांत का? तो बलूचिस्तान का, ठीक है।
तो इस तरीके से ये गतिविधियां यहाँ पर चली हैं। यहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कबीलों से मिलकर बना हुआ था बलूचिस्तान। ये यही कबीले थे। कौन कौन से? तो मकरान, खरान और जो करात के खान है वो, और लासबेला। क्लियर? पाकिस्तान के 4 प्रांतों में सबसे बड़ा कौन है? तो बलूचिस्तान है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ बलूचियों का लगातार विरोधी रुख जो है वो कंटिन्यू बना हुआ रहा है। कब से? तो 1947 के बाद से ही। ठीक है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने बाकी 3 को तो जबरदस्ती मिला ही लिया था और चौथे को भी मिला लिया। अब स्थिति ये बनी कि उस समय से बलूचियों में एक विद्रोही छवि देखी गई और वे अलगाववादी प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ते रहे। पाकिस्तान की तरफ से बलूचियों को कई बार दमन और शोषण का शिकार होना पड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से कई बार ऐसी स्थितियां पनपाई गई हैं जिससे उन्होंने कोशिश की, बलूचियों ने कोशिश की कि हम पाकिस्तान से स्वतंत्र हो जाएं, हम इससे अलग हो जाएं, है ना। और पाकिस्तान ने हमेशा उनको दबाने की कोशिश भी की है। बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में मैं आपको ये भी बताऊं कि BLO, है ना, BLO इसका निर्माण किया गया। BLO का मतलब क्या होता है? बलूचिस्तान लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी कोशिश की गई है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाए। जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का ये कहना है कि भाई हमारे पास में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है ना, तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करना चाहते हैं। हम अपने हिसाब से अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। आप हमारे में दखलंदाजी नहीं कीजिए, आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ और बताऊँ, एक रोचक तथ्य है कि जो ब्रिटिश शासन था ना, ब्रिटिश शासन ने भी इस पूरे पार्टिकुलर रीजन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, जबकि ये आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था, है ना। यहाँ पर कई सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं और इसका कनेक्शन जो है, बलूचिस्तान का कनेक्शन मध्य एशिया से है और नीचे हार्मुज की जल संधि से इसका कनेक्शन है। ग्वादर बंदरगाह अभी मैंने आपको लोकेशन के तौर पर दिखलाया, तो यह एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तौर पर जाना जाता है बलूचिस्तान। इसके बावजूद भी जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर शासन कर रही थी पूरे भारत में, तो इस पार्टिकुलर रीजन में खास ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसे पता था कि यदि हम इस पार्टिकुलर रीजन में खास ध्यान देंगे तो फिर इसके लिए जो बाहरी शक्तियां हैं वो यहाँ पर आकर करके हमारे साथ लड़ाई कर सकते हैं और युद्ध हो सकता है। इसलिए इसने इस पार्टिकुलर रीजन का इस्तेमाल किस लिए किया? तो अपनी सैन्य शिविर के लिए, सैन्य शरण स्थल के लिए, है ना। बाकी पंजाब और सिंध का जो इलाका था, वर्तमान में पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध का इलाका था, उसका ब्रिटिशर्स ने खूब उपयोग किया। ठीक है, तो पहले से ही बलूचिस्तान की स्थिति पर खास ध्यान नहीं दिया गया और पाकिस्तान ने भी आज़ादी के बाद 1947 के बाद उसके साथ एक बहुत ही अलगाववादी रुख अपनाया और इस कारण से वहां पर विद्रोही स्थितियां, जो अलगाववादी तत्व थे, वो और आगे पनपते रहे। और मैंने भी आपको बताया कि BLO बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया इस बीच, है ना। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। अब थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि भाई इस पूरे मामले में जो भारत का कनेक्शन है वो क्या है, वो किस हिसाब से यहाँ पर हमें देखा जाना चाहिए, है ना। देखो, भारत कनेक्शन के तौर पर यदि हम बात करें तो आज़ादी के दौरान ऐसी चर्चा थी कि जो कलात के खान थे वो भारत के साथ मिलना चाहते थे। पहला तो कनेक्शन यही हो गया जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया भी है। दूसरा है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकार के सवाल पर भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण भी दिया था। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में देश को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वे हमें अभिवादन देते हैं, हमें ग्रीट करते हैं, और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है और जो बलूचिस्तान है, तीनों को के संदर्भ में हालांकि उन्होंने बोला था, एक बलूचिस्तान, एक POK और एक जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है वो,
इन तीनों के संदर्भ में उन्होंने अपने भाषण में देश को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ की जो जनता है ये हमें अभिवादन करते हैं और हम इनकी भावनाओं का समर्थन करते हैं। तो कुछ इस तरीके की बातें जब प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कही, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से ये आरोप भी लगने लगे उस समय कि भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण से इस बात को स्पष्टता मिलती है कि भारत जो है बलूचिस्तान में अलगाववादी तत्वों का समर्थन कर रहा है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। हालांकि भारत ने कभी भी स्पष्ट तौर पर या फिर कहें आधिकारिक तौर पर इस बात को मानने से इनकार किया है कि भारत ने बलूचिस्तान का कभी भी किसी भी स्तर पर समर्थन किया है या फिर वहाँ के अलगाववादी तत्वों की मदद की है ना। भारत ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अक्सर भारत पर आरोप लगाया है कि भारत चाहता है कि बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से, और इसलिए भारत बलूचिस्तान के अलगाववादी तत्वों को हथियारों से सहायता करता है और इन अलगाववादी तत्वों को ट्रेनिंग भी देता है। और रॉ जो भारत की महत्वपूर्ण गुप्तचर एजेंसी है, रॉ की सक्रियता भी वहां पर बताई गई है। ये सब पाकिस्तान के हवाले से खबरें आते रहती हैं। बहरहाल भारत के द्वारा इन सब बातों को खारिज किया गया है आधिकारिक तौर पर, है ना। सच्चाई क्या है ये क्लियर नहीं है। तो इस कारण से भारत का कनेक्शन इस मामले में दिख जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई बलूचिस्तान को लेकर करके जो रणनीतिक स्थिति है वो दरअसल है क्या, है ना। रणनीतिक स्थिति के संदर्भ में मैंने अभी आपको बताया कि खनिज संसाधन यहां पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है ना। सोना, चांदी, क्रोमाइट, ये सभी जो खनिज हैं ये यहां पर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तेल, गैस की उपलब्धता भी इस क्षेत्र में मिल जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ग्वादर बंदरगाह, जिसका लोकेशन मैंने आपको शुरू में दिखाया था, उसी समय मैंने कहा था कि ध्यान से देख लेना। ग्वादर बंदरगाह जो कि बलूचिस्तान वाले इलाके में ही है। तीसरा है हॉर्मुज जल संधि से नजदीकी। चौथा है मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क। संपर्क का माध्यम, है ना। बात समझ में आ रही है। ये सभी जो ऐसे फैक्टर्स हैं, ये सभी फैक्टर्स क्या दर्शाते हैं, इसकी रणनीतिक स्थिति को ही दर्शाते हैं। यहां पर ध्यान रखना कि जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वह भी यहां से जुड़ा हुआ है, बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसी ग्वादर बंदरगाह से भी वह जुड़ा हुआ है ना, जो कि चीन के काशगर से और बलूचिस्तान के ग्वादर तक वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो अपने आप में यह एक रणनीतिक पहलू के तौर पर देखा जा सकता है। कौन? बलूचिस्तान। तो इस लिहाज से यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि बलूचिस्तान में जो अलगाववादी गतिविधियां चल रही हैं, उस संदर्भ में भारत को बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आने की जरूरत है, क्योंकि इस कंटेक्स्ट में भारत को केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि चीन के साथ भी संपर्क को और संबंध को देखने की जरूरत है। क्योंकि चीन निश्चित तौर पर चाहता है कि ग्वादर बंदरगाह पर वह अपनी पैठ मजबूत करे, और केवल व्यापारिक कारोबार के ही दृष्टिकोण से नहीं बल्कि चीन वहां पर सैन्य उपस्थिति के लिए भी ग्वादर बंदरगाह पर अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है कि नहीं। तो ये सारी परिस्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। तो आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की इस टॉपिक में कि बलूचिस्तान में जो अलगाववादी गतिविधियां चलती रहती हैं उसका क्या संदर्भ है पूरे मामले में, और भारत पाकिस्तान के बीच में इस पूरे इशू को लेकर करके क्या आपस में तनाव की स्थिति बनती रहती है, और चीन का इस पूरे मामले में क्या लेना देना है।
तो ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।